कार्बन्स कंपाउंड में हमारे पास टॉपिक है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं या आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में समझना है। तो अच्छी तरह समझते हैं। मान लो आपके पास ब्यूटेन है, C4H10, 4 कार्बन है इसमें। तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया 1 कार्बन 2 3 और 4। तो चारों कार्बन स्ट्रेट लाइन में रखे, जिसको हमने नाम दिया नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, अब 4 कार्बन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले 3 कार्बन रखो, यहाँ 3 कार्बन रखे 1 2 3, 3 कार्बन रखे, एक कार्बन को यहाँ बीच वाले कार्बन से जोड़ा तो भी 4 कार्बन है, और इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए, ब्यूटेन के नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो हम कहेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर में मोलर मास सेम है। दोनों का मोलर मास जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या लगभग एक है, लगभग क्या एक ही है। तो मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ये है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। अंतर क्या है? ये सीधा सीधा जुड़ा है, ये ब्रांच में जुड़ा है। स्ट्रक्चर में अंतर है, डिफरेंट है इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो एक ही कंपाउंड की एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकती हैं, और उन एक से ज़्यादा फॉर्म में ये एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर। तो आइसोमर्स इन दोनों को आपस में कहेंगे। आइसोमर का मतलब है जिन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर हो, तो उसे बोलते हैं आइसोमर्स। प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज, क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। मेनली है स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी भी दोनों की डिफरेंट होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट होंगी। तो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे? क्वेश्चन आएगा ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे, तो हम कहेंगे 2 आइसोमर होंगे। ब्यूटेन के 2 आइसोमर, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अगर हम यहां कहें पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर होंगे, पेंटेन के बारे में बात करें, पेंटेन होता है आपका 5 कार्बन का अरेंजमेंट C5H12। तो एक तो कार्बन को स्ट्रेट रखो, 3 4 और ये 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, जिसको हम नाम देंगे कॉमन नेम नॉर्मल पेंटेन। एक क्या करें, 4 कार्बन कर लें आप, 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन कर लिए। इन 4 कार्बन में 5वां कार्बन आप यहां जोड़ दें, तो इसे बोलेंगे हम आइसोपेंटेन। ओके, अगर हम 3 कार्बन करेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन किए, बचे 2 कार्बन, एक कार्बन नीचे एक कार्बन ऊपर जोड़ दिया, इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। तो यहाँ
पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने लिखा एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा CH4। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो फॉर्मूला आएगा C2H6। 3 रखोगे तो C3H8। 4 रखोगे तो C4H10 और 5 रखोगे तो C5H12। इस तरह से आएगा। इसका नाम मीथेन, 2 कार्बन का नाम इथेन, 3 का नाम प्रोपेन, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन और 5 होता है पेंट, तो पेंटेन। तो इन सबका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है। अगर जनरल फॉर्मूला सेम हो, जनरल फॉर्मूला सेम हो, पहला पॉइंट, जनरल फॉर्मूला सेम है। जब फॉर्मूला सेम है तो ये एक ही ऑर्गेनिक ग्रुप के माने जाएंगे, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जनरल फॉर्मूला सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ओके, अब दूसरा पॉइंट, 2 मेंबर्स के बीच में, एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया, इन दोनों में डिफरेंस चेक करो। 2 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ है, तो कार्बन 2 में से 1 कार्बन गया तो 1 कार्बन बचा। 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 है, तो डिफरेंस आया 2 का। तो हर मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा, तो डिफर बाई CH2 ग्रुप। तो एवरी मेंबर, सक्सेसिव मेंबर्स CH2 से डिफरेंट शो करेंगे। तो ऐसा एक सीरीज जिसके 2 मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस हो, जिसका मोलर मास हो गया आपका कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 14, जिनके 2 मेंबर के बीच में मोलर मास 14 का डिफरेंस हो, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ओके, तो ये इसकी होमोलॉगस सीरीज होगी क्योंकि इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। तो मीथेन से बड़ी होमोलॉगस सीरीज इथेन, इथेन से बड़ी होमोलॉगस सीरीज प्रोपेन, प्रोपेन से बड़ी होमोलॉगस सीरीज ब्यूटेन और ब्यूटेन से बड़ी होमोलॉगस सीरीज पेंटेन होगी। तो ये तो हो गया एल्केन की होमोलॉगस सीरीज। अब हम बात करते हैं एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज। एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज क्या है, जरा ध्यान दो। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। ये है आपका पहली एल्कीन है, फॉर्मूला होता है CnH2n। तो पहली एल्कीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब हमको दूसरी एल्कीन लिखनी है। तो देखो इस जगह पर करेंगे हम CH, यहां CH2 की जगह लगा CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक H हटाकर हमने उसे जोड़ दिया CH3, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं एक और कार्बन जोड़ूं तो CH3 और CH के बीच में एक CH2 बढ़ा दिया और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो हम लिखेंगे C2H4। 2 रखे तो C2H4, 3 रखोगे तो C3H6, 4 रखोगे C4H8, 5 रखोगे C5H10। तो यहां चेक करोगे तो डिफरेंस आएगा CH2 का, तो CH2 का डिफरेंस आता चला जाएगा। तो ये हो गई इथीन 2 कार्बन की, ये हो गई 3 कार्बन की प्रोपीन, 4 कार्बन का हो गया ब्यूटईन और 5 कार्बन का हो गया पेंटईन। तो इससे बड़ा होमोलॉगस ये हो गया सीरीज में, तो इसकी होमोलॉगस सीरीज हो गई प्रोपीन।
क्यों? क्योंकि CH2 का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं एल्काइन। क्या? एल्काइन। एल्काइन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एल्काइन की होमोलोगस सीरीज क्या हो सकती है। तो देखो, एल्काइन का फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n-2। तो हम इसको लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये पहला एल्काइन है। ओके, एक H कम कर दो तो C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक H कम किया और यहां जोड़ा उसकी जगह पर CH3। बड़ा एल्काइन लिखना है तो CH3 और इस C के बीच में जो बढ़ा दो एक CH2 बढ़ा दिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिखोगे C2H2 या 2 रखो तो ये आ गया फॉर्मूला। 3 रखो C3 हो गया। 2 रखा है तो 6 - 2 4 आया, C3H4। 4 रखो C4, ये हो गया 8 में से 2 गए तो 6, C4H6। 5 रखो C5, 5 हो गए, 10 - 2 8, C5H8। तो ये हो गया एथाइन, 2 कार्बन इथाइन। 3 कार्बन का नाम प्रोपाइन, 4 कार्बन का नाम ब्यूटाइन, 5 कार्बन का नाम पेंटाइन। अब डिफरेंस चेक करो इन दोनों में। ये 3 कार्बन या 2, 1 कार्बन बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक होमोलॉगस सीरीज बन गई। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट मेंबर बताओ एल्काइन का होमोलॉगस सीरीज में फर्स्ट मेंबर, तो ये कहलाएगा फर्स्ट मेंबर इथाइन। तो इथाइन का फर्स्ट मेंबर। एक एल्कोहल का केस और देखेंगे इसमें, एल्कोहल का केस जरा ध्यान से सुनना, एल्कोहल का केस। तो हमने यहां लिखा एल्कोहल, फॉर्मूला होता है जनरल ROH। यहां CH3 लिख देता हूं, पहला कार्बन CH3OH। इसके बीच में CH2 बढ़ाना है तो CH2 बढ़ाया मैंने OH। इसके बीच में CH2 बढ़ाना है तो CH2OH। इस तरह से हम OH और उसके बीच में CH2 बढ़ा सकते हैं। एक और बढ़ाना हो तो यहां और इसके बीच में CH2 बढ़ा दो, CH3 देखो CH3 तक आ गए, फिर एक CH2 बढ़ाना है, फिर OH। तो इन दोनों में डिफरेंस बात करें तो CH3 सेम है, OH सेम है, तो क्या डिफरेंस आया? CH2 का। इन दोनों में डिफरेंस क्या आया? CH2 का। तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो ये कहलाएगी होमोलॉगस सीरीज। बढ़ते हुए कार्बन में लिखो तो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, ये 4 कार्बन का। तो ये थी होमोलॉगस सीरीज जिनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। यहां एक क्वेश्चन समझना है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का एक ऑर्डर दिया है। ए का बॉइलिंग पॉइंट इतना, बी का बॉइलिंग पॉइंट इतना, सी का बॉइलिंग पॉइंट इतना। तो पूछा है किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ये डिपेंड करते हैं वंडरवॉल फोर्स पर। वंडरवॉल एक फोर्स होता है, उस पर डिपेंड करते हैं। जितना वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। वंडरवॉल फोर्स डिपेंड करता है मोलर मास पर। मोलर मास जितना ज्यादा होगा वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा। मोलर मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब बताओ, कार्बन एटम उसमें ज्यादा होंगे जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये माइनस में है तीनों वैल्यू, तो सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट है ये। तो हम कहेंगे मोर बॉइलिंग पॉइंट, सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट इसका है। जब बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा तो कार्बन के एटम भी बड़े ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर, तो इसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा होगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट लेस है ये,
तो उसमें कार्बन के एटम की संख्या भी कम होगी, कार्बन एटम की संख्या लेस होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको लगाना है। अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, ए बी सी में ये 4 कार्बन रखता है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, और ये 19 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। तो रूम टेम्परेचर पूछा जा रहा है, कौन सी स्टेट में ये रहेंगे, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है। ध्यान रखना, 1 से लेकर 4 कार्बन तक के एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड जिसमें 1 से लेकर 4 कार्बन होते हैं, वो गैस फॉर्म में रहते हैं। तो इसका मतलब ए गैस है, ए गैस है। बी में 6 कार्बन है, 5 से लेकर 17 कार्बन तक के एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तो बी है लिक्विड। और 18 कार्बन से ऊपर के जो एलिमेंट रखेंगे कार्बन, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। तो फिजिकल स्टेट पर बेस्ड ये एक क्वेश्चन आपको लर्न रखना होगा। हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे पहली टर्मिनोलॉजी है कंबशन क्या होता है। किसी भी मटेरियल को हमको जलाना है, अगर कार्बन उसमें प्रेजेंट है तो वो जलाने के बाद, बर्न करने के बाद CO2 बनाता है। अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो बर्न होने के बाद वाटर में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि ये एक तरह की एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसमें हीट लॉस होती है, जैसे हमने कार्बन को जलाया, कोयले को जलाया ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन के ऑक्सीडेशन से बनेगा CO2। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। ओके, अगर हम जलाते हैं CH4 मीथेन को, ये हो गया मीथेन। क्वेश्चन आया मीथेन को बर्न करो, तो प्लस O2 इक्वल टू कार्बन है इसलिए ये बनाएगा CO2, और हाइड्रोजन है इसलिए जलने के बाद बनाएगा H2O। तो इस तरह से बर्निंग होगी। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन है या 2 का 2 कर दिया। ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ, 4 है, यहाँ 2 ही हैं, 2 का 2 कर दिया। इस प्रोसेस में डेल्टा H एनर्जी नेगेटिव में आएगी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही है, प्रोसेस एक्जोथर्मिक कहलाएगी। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड के ऑक्सीडेशन होने से, ऑक्सीडाइज होने से CO2 और वाटर बनता है, इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। मान लो हमने 1-2 एग्जाम्पल और लिखे जलने के ऊपर, बर्न होने के ऊपर। मान लो हमने एल्कोहल को बर्न कराया, CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इसको हम बोलते हैं, एक और नाम दे रहा हूं कॉमन नेम, इथाइल एल्कोहल। इसको अगर हम बर्न करें तो ये जलेगा O2 के साथ, क्या बनेगा, कार्बन जलेगा तो CO2 बनेगा, और हाइड्रोजन जलेगा तो H2O बनेगा। यहाँ कार्बन 2 है, 2 का 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 3 का 2। ऑक्सीजन यहाँ हो गए 4 और 3 7, एक या पहले से है तो 6 और 1 7, तो ये हो गया आपकी बैलेंस रिएक्शन। तो कंबशन हो गया ये। ध्यान रखना, हमारे पास हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते थे। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन आता है, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं। ओके, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको जब हम बर्न करते हैं, उनका जब हम कंबशन कराते हैं तो ये क्लीन फ्लेम में जलते हैं, बर्न विद क्लीन फ्लेम, जलते समय धुआं नहीं देते। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, बर्न विद अनसैचुरेटेड जलते हैं बर्न विद
येलो फ्लेम विद ब्लैक स्मोक, ब्लैक स्मोक, धुएं के साथ, काले धुएं के साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था कंबशन। एक क्वेश्चन दिया है इथाइन फॉर्मूला C2H2, इथाइन फॉर्मूला C2H2, इसको बर्न करने के लिए एयर चाहिए या ऑक्सीजन। तो देखो बेटा, इस इथाइन में कार्बन की परसेंटेज बहुत हाई होती है। इसे जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इसको जलाने के लिए मोर ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके ये क्लीन फ्लेम में जल पाएगा। लेकिन एयर में और भी गैसें प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन के अलावा। एयर में केवल 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि हमें यहाँ 80-90% ऑक्सीजन चाहिए। तो एयर नॉट सफिशिएंट टू बर्न इथाइन, इसलिए हमें अलग से प्योर ऑक्सीजन लेनी होगी, तब इथाइन एक क्लीन फ्लेम में जल पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कैसे। जो वेल्डिंग करने वाले लोग होते हैं उनके पास 2 सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर और ये दूसरा सिलेंडर। 2 सिलेंडर होते हैं, एक में भरी होती है इथाइन गैस, एक में भरी होती है इथाइन गैस और एक में भरी होती है ऑक्सीजन गैस। यहां से पाइप सिलेंडर का आता है, यहां से आता है, दोनों पाइप एक जगह पे जॉइंट होते हैं और फिर यहां नोजल से आग लगा लेते हैं वो। तो इथाइन गैस भी मिलती रहती है और जितनी ऑक्सीजन चाहिए सिलेंडर से मिल जाएगी। तो यहाँ एक क्लीन फ्लेम मिलेगी जिसे वेल्डिंग प्रॉपर हो सकेगी। बाहर की एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से अगर हम उसे जलाने की कोशिश करेंगे तो वो धुआं ज्यादा देगा, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसलिए इसको प्रॉपर बर्न कराने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए, भरपूर ऑक्सीजन चाहिए, जो कि एयर से नहीं मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है। इसलिए हम लोग ये इस तरह से बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मानते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं, एडिशन रिएक्शन। अगली टर्मिनोलॉजी हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है पहले समझेंगे इसको। एडिशन पॉसिबल है जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में या किसी भी 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब एडिशन रिएक्शन होगी। इन बॉन्ड्स को हम मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड पर कोई आगे जुड़े, ऐड हो, तब जाके एडिशन रिएक्शन मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एल्काइन पर एडिशन रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोजन के साथ। एल्काइन पर एडिशन रिएक्शन कराना चाहता हूं हाइड्रोजन के साथ। एल्काइन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ओके, ये मैं इसको प्लस कह रहा हूं, इसको माइनस, और इस बॉन्ड को मैं इस तरह से घुमाता हूं। इस बॉन्ड को एक तरफ इस तरह से घुमा लो, जहां ये हेड आएगा उस पर माइनस लिखेंगे और दूसरी तरफ प्लस। ओके, अब एडिशन करते समय ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमने क्या बोला कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कर लो, तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH। ओके, डबल बॉन्ड कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड कम कर दिया। अब ये प्लस है, कार्बन प्लस, और ये माइनस, इस माइनस को इसके साथ जोड़ दो एक बॉन्ड बनाकर, ये जोड़ दिया। ये माइनस है, इससे जोड़ दो ये प्लस बॉन्ड बनाकर,
तो ये बन गया। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ही बात है। ये बन गई इथीन और ये था इथाइन। तो एल्काइन पर हाइड्रोजन का हो गया एडिशन। इस एडिशन रिएक्शन को, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन। मान लो हमें इस एल्कीन पर कराना होता तो कैसे लिखेंगे? एल्कीन पर हाइड्रोजन का एडिशन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई एल्कीन इथीन। इस पर हाइड्रोजन का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो क्या करेंगे? ये प्लस ये माइनस, इस बॉन्ड को इधर की तरफ घुमाएंगे, ये माइनस लिखते हैं और ये प्लस। जब एडिशन करेंगे तो एक बॉन्ड कम होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड था यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये प्लस है, इससे जुड़ेगा माइनस वाला H, सिंगल बॉन्ड H। ये माइनस है तो इससे जुड़ेगा प्लस वाला H, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ईथेन। तो यहां क्या हुआ? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन हुआ और वो बॉन्ड कन्वर्ट हो गया एक बॉन्ड कम में, डबल से सिंगल। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन होती है। यहां हम कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड पर होगी, सिंगल बॉन्ड पर नहीं होगी। तो कहने का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। एडिशन रिएक्शन केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर ही होगा। तो एक डिफरेंस पॉइंट आ गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में। ओके, थोड़ा सा मैं और समझाता हूं, आगे अच्छी तरह समझना। मान लो मैंने ये रिएक्शन कराई एल्कीन पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर, यह इथीन एल्कीन, और ये मैं रिएक्शन करा रहा हूं ब्रोमीन की Br2। ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड ऐसे घुमाया, या माइनस या पॉजिटिव। जब एडिशन कराओगे तो यहां एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यह प्लस है तो इससे जुड़ेगा माइनस, तो यहां जुड़ गया Br माइनस वाला। ये माइनस है तो यहां जुड़ जाएगा प्लस वाला Br। तो ये कंपाउंड बनके आया। सैचुरेटेड एल्केन जो होते हैं, एल्केन जो होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो एक डिफरेंस यहां आ गया। दूसरा पॉइंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर मान लो मैंने एडिशन कराया वाटर का, वाटर को लिखता हूं मैं HOH। तो ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड घुमाया इस तरह से, ये माइनस ये प्लस। तो एडिशन में क्या करोगे? यहां सिंगल बॉन्ड करोगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये प्लस है तो प्लस से कौन जुड़ेगा? OH माइनस, सिंगल बॉन्ड OH माइनस। ये माइनस है तो माइनस से कौन जुड़ेगा? H प्लस, तो ये हो गया H प्लस। तो इसको मैं ले सकता हूं इस तरह से CH3 CH2 OH, तो ये बन गया इथेनॉल। तो इस तरह से डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसे बोलेंगे हम एडिशन रिएक्शन। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 कार्बन कंपाउंड A and B हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8। A का फॉर्मूला है हमारे पास, A का फॉर्मूला हमारे पास C3H8 और B का फॉर्मूला है हमारे पास C3H6। ठीक है, देखो C3H8 और C3H6, ध्यान रखना ये कार्बन 3 है, उसका 2 गुना है हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, जस्ट 2 गुना, मतलब CnH2n। कार्बन की संख्या से जस्ट 2 गुना हाइड्रोजन है, तो ये कहलाएगी एल्कीन। अगर कार्बन की संख्या से 2 गुने से ज्यादा हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6,
और हाइड्रोजन 8 है, मतलब 2 गुने से ज्यादा है, तो ये कहलाएगा एल्केन। 2 गुने से ज्यादा होगा तो एल्केन। CnH2n+2 जस्ट 2 गुना एल्केन, 2 गुने से ज्यादा एल्केन, और 2 गुने से कम हो तो एल्काइन। तो ये एल्केन है और ये एल्कीन है, ठीक है। विच वन ऑफ टू इज सो एडिशन रिएक्शन, तो एल्केन पर एडिशन रिएक्शन नहीं होती, एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन होती है। अब 3 कार्बन की एडिशन रिएक्शन शो करनी है। 3 कार्बन हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई 3 कार्बन की एल्कीन, प्रोपीन, प्रोपीन, 3 कार्बन की एल्कीन प्रोपीन, और उस पर रिएक्शन कराता हूं एडिशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखा देता हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस ये माइनस, ये ऐसे बॉन्ड घुमाया, ये माइनस ये प्लस, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, सिंगल करो तो ये आया CH3, फिर आएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड कर दिया, ये प्लस है तो उससे जोड़ो H माइनस, और ये माइनस है तो उससे जोड़ दो H प्लस, तो ये बन जाएगा एल्कीन, प्रोपीन से प्रोपेन। तो कौन सी एल्कीन है? बी एल्कीन है। तो कौन एडिशन रिएक्शन शो करेगा? C3H6B कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब इसके नीचे क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन विच इज यूजफुल इन वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी वाली एडिशन रिएक्शन शो करनी है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, सिंपल सा कंसेप्ट, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ये होते हैं अनसैचुरेटेड, इनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। इस पर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं निकेल की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, या पैलेडियम भी ले सकते हो। तो ये वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजन जाके एडिशन में जाती है और बनाती है वेजिटेबल घी, मतलब फैट। ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होगा और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये एक तरह का हाइड्रोजनेशन है, एक तरह का एडिशन का कंसेप्ट है। वेजिटेबल ऑयल पर हाइड्रोजन की रिएक्शन करा के वेजिटेबल घी बनाया जाता है, जैसे डालडा है, इस तरह का घी बनाया जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है विच शो एडिशन रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन शो कर सकता हो। मैंने कहा हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल बताओ। तो हमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन दिए हैं। पहला हाइड्रोकार्बन दिया है C2H6, दूसरा हाइड्रोकार्बन दिया है C3H8, तीसरा हाइड्रोकार्बन दिया है C3H6 दिए हुए हैं, और अगला है C2H2 और अगला है CH4। तो देखो CH4 स्पष्ट है मीथेन, एल्केन है, एल्केन पर एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। ओके, यहां देखो C2H6 कार्बन से 2 गुने हाइड्रोजन होंगे तो 4 होंगे C2H4, लेकिन ये 2 गुने से भी ज्यादा है, मतलब ये हो गया आपका एल्केन, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। C3H8 कार्बन की संख्या है 3 और हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए डबल, मतलब 6। C3H6 डबल से ज्यादा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी एल्केन है, एडिशन नहीं देगा। C3H6 कार्बन की संख्या 3 है, उससे जस्ट 2 गुनी है हाइड्रोजन, 2 गुनी, मतलब ये है एल्कीन, एडिशन रिएक्शन देगा। C2H2 कार्बन की संख्या 2 गुने करोगे तो हाइड्रोजन होने चाहिए 4, लेकिन 2 गुने से हाइड्रोजन कम है हाइड्रोजन, तो एल्काइन, और एल्काइन एडिशन रिएक्शन देता है।
तो ये कौन एडिशन देगा, कौन एडिशन नहीं देगा, ये बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस लिखना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस लिखना है, हाइड्रोकार्बन। तो हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इसकी कैटेगरी में आते हैं एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। ये इस कैटेगरी में आते हैं। पहला डिफरेंस पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्योंकि सैचुरेटेड में सिंगल है तो बर्न विद, समझाया था पहले कंबशन में, बर्न विद क्लीन फ्लेम, ये क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद येलो फ्लेम, ये येलो फ्लेम में जलते हैं विद ब्लैक स्मोक, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा फेंकते हैं, ब्लैक स्मोक के साथ जलते हैं। पॉइंट नंबर 3, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ या ब्रोमीन के साथ नहीं होती, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं हाइड्रोजन के साथ भी और ब्रोमीन के साथ भी। जब एडिशन रिएक्शन शो करते हैं तो एक्चुअल में ब्रोमीन का कलर ब्राउन कलर की गैस होती है ये, और जब ये एडिशन रिएक्शन करती है तो इसका ब्राउन कलर गायब हो जाता है और कंपाउंड प्राप्त हो कलरलेस। इसे प्रूव होता है कि इसने एडिशन रिएक्शन की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के ब्राउन कलर को कलरलेस में बदलते हैं, मतलब ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन कौन कौन दे सकते हैं ये मैंने बताया। एक चीज और ध्यान रखनी होगी हमको, बटर और कुकिंग ऑयल में डिफरेंस लिखना होगा। तो मैं यहाँ थोड़ा बता दूं बटर और कुकिंग ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। बटर आता है सैचुरेटेड में, बटर और कुकिंग ऑयल। तो पहला पॉइंट, बटर की कैटेगरी होती है उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब बटर में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। जब सैचुरेटेड है तो ये ब्रोमीन टेस्ट, Br2 टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट शो नहीं करेगा। कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रखता है, तो ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये ब्रोमीन टेस्ट दे सकता है। ब्रोमीन टेस्ट देगा मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके ब्राउन कलर को कलरलेस में कन्वर्ट करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? मान लो इसमें वन ग्रुप या एटम रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप और एटम। एक एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस होता है तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। मान लो आपके पास है मीथेन, ये आपके पास है मीथेन, और इस मीथेन पर हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, H-म्यू सनलाइट, इसको बोलते हैं सनलाइट। ओके, तो यहां से एक HCl के साथ निकाल दिया, एक HCl के साथ निकाल दिया, और H हटा के Cl जोड़ा, H हटाओ Cl जोड़ो, तो यहां एक H हटाया तो बचा CH3, और उसको H को हटा के Cl जोड़ा तो ये Cl जुड़ गया, CH3Cl हो गया, और H और Cl गायब हुआ तो बना HCl।
तो H हटा और Cl जुड़ा, सब्स्टिट्यूशन हुआ। मान लो हमने रिएक्शन कराई CH3Cl, इस पर इसका नाम है मिथाइल और Cl का नाम है क्लोराइड। इस पर रिएक्शन कराई NaOH की। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें Cl माइनस होता है, ये प्लस। तो देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस के साथ माइनस निकाल दिया और इस प्लस के साथ ये माइनस जोड़ दिया, तो CH3OH और ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए तो बना NaCl। यहां Cl हटा, OH जुड़ा, एक ग्रुप हटता है दूसरा ग्रुप जुड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगला टर्म है हमारे पास सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होता है? ऑयल या फैट पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई गई। ऑयल इससे रिएक्शन करके सोप और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ। ऑयल से सोप बनने की इस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन कहते हैं और ये ग्लिसरॉल साथ में बनता है, इसको हम बाई प्रोडक्ट मानते हैं। तो सपोनिफिकेशन का बाई प्रोडक्ट होता है ग्लिसरॉल। ओके, सोप जो बनता है ये एक तरह का बेस है। अगर ये बेसिक नेचर का होगा तो ये ब्लू लिटमस को, सोप जो होता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देगा। ये इसका टेस्ट हो गया कि हाँ सोप बना। अगर आप रिएक्शन को लर्न करना चाहो, वैसे इतना ही काम चल जाता है, लेकिन अगर रिएक्शन को लर्न करना चाहें तो इसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा हमको फैट का, ऑयल का। CH2OCOR सिंगल बॉन्ड, CHOCOR सिंगल बॉन्ड, ऊपर वाला लिख दो जो भी दो, CH2OCOR। ये है फैट या ऑयल का फॉर्मूला। इस पर हमें रिएक्शन करानी है NaOH की, तो हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, Na और OH। तो यहां से मैंने बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड तोड़ने के बाद मैंने इस कंपोनेंट को दिया OH और इसको दिया Na। ऐसे यहां बॉन्ड तोड़ा, इसको दिया OH, इसको दिया Na, ये बॉन्ड तोड़ा, इसको दिया OH, इसको दिया Na। तो क्या बनेगा? CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH ग्लिसरॉल प्लस RCOONA के 3 मॉलिक्यूल, ये होता है सोप। तो ऑयल और फैट पर NaOH या KOH की रिएक्शन करा के सोप बनाने की प्रोसेस को सपोनिफिकेशन कहते हैं।